अगली वीडियो और आज आ गया हूँ वापस से एक बार फिर से वीडियो नंबर 8 लेकर के मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी पूरी तरीके से, लास्ट वीडियो 7 और 6, ये जो लास्ट के दो वीडियोस हैं हमने इसमें बात करी थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग, करंट कैरिंग लूप, सेंटर पे कितना होता है, सेम ही सर्कल है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक्सिस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये सारी केसेस बात कर ली थी। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रिंग में कैसे क्या निकालेंगे, ये सारी बातें कर ली थी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और अब आ चुके हैं इस अध्याय का दूसरा दौर। अब जो अध्याय चलने वाला है सर, अब जो अध्याय चलने वाला है आ चुके हैं पूरी तरीके से इस चैप्टर के एक दूसरे अध्याय में, इसी चैप्टर के एक दूसरे अध्याय में। पहला अध्याय खत्म हो गया। पहला अध्याय क्या सिखा रहा था कि स्ट्रेट वायर अगर है उसमें करंट दौड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी, केसेस देखें, न्यूमेरिकल देखें। रिंग है, अगर वायर ही गोल है तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी, वायर सेंटर पे कितना, वायर अगर आधा सर्कल का है, 45 डिग्री वाले का है, 90 डिग्री वाले का है, आर्क आर्क लेंथ, सर्कल में से किसी भी आर्क को उठा करके बोल दिया कि इसमें करंट जा रहा है तो जुप करके सेंटर पे बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। ये सारी बातें कर ली बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से, बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले देख लिए। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू 3/2, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। ये सारी बातें बहुत बेहतरीन तरीके से देख ली। स्टार्टिंग में बायोट शॉर्ट में हमने पढ़ा सबसे बड़े बायोट शॉर्ट लॉ जो होता है डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू डेल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का डेल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर का होल क्यूब। उसी से फॉर्मूला बना एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन ऑफ बीटा 1 प्लस साइन ऑफ बीटा 2। फिर फॉर्मूला बना म्यू नॉट आई अपॉन 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी सेम इनफाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर से इनफाइनाइट वायर, इन सब के लिए फॉर्मूले अलग अलग बनते चले गए और बहुत बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल भी कर लिया, डायरेक्शंस देख लिए, ऐसे ऐसी दुनियादारी कर ली। मतलब पहले अध्याय में हमने सिर्फ और सिर्फ वायर में करंट दौड़ा तो उसका डायरेक्शन सीख लिया, क्रॉस प्लॉट आपने सिखा दिया था, उसी से डायरेक्शन आता है, ठीक है। अब वायर में जब करंट दौड़ा तो उसकी वैल्यू देख ली, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, रिंग होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो पहला अध्याय मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालें इसके ऊपर था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल पाए, इसके ऊपर बातें चल रही थी। अब बात फिर से होने वाली है ऑल्सो वे टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, फिर से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पर दूसरे तरीके से। अब फिर से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पर दूसरे तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एम्पियर्स लॉ का मदद लेना, एम्पियर्स सर्किट लॉ, इसको कहते हैं एम्पियर सर्किट लॉ। इट इज द ऑल्सो वे टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। बी की वैल्यू ही निकालनी है सर, अभी भी बी की वैल्यू ही निकालनी है, इस बात को याद रखिए। अभी भी बी की वैल्यू निकाली है, बहुत बेहतरीन तरीके से बी की वैल्यू निकालनी है। वीडियो नंबर 8 आ चुका है, क्या क्या पढ़ा दिया, 49 स्लाइड्स कंप्लीट कर चुका हूँ। झलक देख सकते हो, थोड़ी सी झलक देख सकते हो, ठीक है। मैंने अभी जो बोला, मैंने स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक इन स्लाइड्स में क्या क्या मैंने बोलने की कोशिश करी, मैंने सब कवर कर दिया, ठीक है। बहुत बेहतरीन सर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करी। अब आ जाते हैं करंट स्लाइड पे और शुरू करते हैं कि एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, ये समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। उसके लिए कंपैरिजन करना पड़ेगा, कंपैरिजन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कंपैरिजन करना पड़ेगा बिटवीन गॉस लॉ और केसिल लॉ। गॉस लॉ आसान था, गॉस लॉ अगर याद हो थोड़ा सा तो गॉस क्या कहता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ज़्यादा नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक की वीडियो है भाई, जा करके प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में टाइप करके देख सकते हो। सबसे पहला चैप्टर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक ही कवर किया है। ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हमने गॉस लॉ अगर याद हो तो गॉस लॉ कहता था कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के अंदर कितने भी चार्जेस भर दो, जितने चार्जेस भरने हो और उसका अगर फ्लक्स निकालना हो क्लोज सरफेस, गॉस लॉ बोला तो मैं तभी आऊंगा, मैं अप्लाई तभी होऊंगा जब मैं क्लोज सरफेस दोगे मुझे। गॉस लॉ कहता था जब मुझे क्लोज सरफेस दोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं तभी अप्लाई होऊंगा, जब तक तुम मुझे क्लोज सरफेस नहीं दोगे तब तक मैं अप्लाई नहीं होऊंगा। यू कैन अप्लाई अ गॉस लॉ ओवर अ क्लोज सरफेस ओनली, इस बात को याद रखना, क्लोज सरफेस एरिया में।
तो मैं नेट फ्लक्स दे दूंगा मैं कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू मतलब क्यू इनसाइड, अंदर जितना भी चार्जेस है, क्यू इनसाइड अंदर जितना भी चार्ज है उन सारे चार्जेस को डिवाइड कर दो, अगर उनकी वैल्यू को डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, तो फ्लक्स मिल जाएगा। फ्लक्स का डेफिनेशन क्या कहता था? फ्लक्स बोलता था कि मैं हूं, या फिर ऐसे करो, ये गॉस लॉ ने बताया तरीका, या फिर फ्लक्स के डेफिनेशन से ई वेक्टर ई एस, ई वेक्टर नहीं लिखता हूँ, ई एस लिख देता हूँ। ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एस मतलब इतना, ये दोनों ही फ्लक्स, ये फ्लक्स के डेफिनेशन से फ्लक्स निकालो कि भाई एक चार्ज है, लाइन ऑफ फोर्स लाइन जा रही है, एक क्लोज सरफेस एरिया ले लिया, उस सरफेस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही है उससे हमने फ्लक्स निकाला था। गॉस आता है, बोलता है अगर क्लोज सरफेस एरिया दे दोगे और जितना अंदर चार्ज होगा उन सारे चार्जेस को डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, तो मैं नेट फ्लक्स दे दूंगा। हालांकि इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना हुआ, 11th में आपको पढ़ाया जाता है, इसी फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला बना हुआ, इसी फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला बना गया, डेफिनेशन से ही बना गया भाई। गॉस लॉ ने भी इसी से, इसकी मदद से इसको प्रूव करके दिखाया। अगर मैं बारीकी से समझाऊं और समझने की कोशिश करूं तो दोनों फ्लक्स अगर सेम है, तो ये फ्लक्स और ये फ्लक्स, जैसे इसको 1 बोल दूं और इसको 2 बोल दूं, तो फ्लक्स 1 और फ्लक्स 2 कंपेयर हो जाएगा, तो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एस। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, एरिया लिख दो या फिर एस लिख दो, जो भी है, एस मतलब एरिया ना, एक तरीके, इट्स अ सरफेस एरिया, इट्स अ सरफेस एरिया, इट्स अ सरफेस एरिया। तो ये सरफेस एरिया से भाई अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकती थी। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जब सरफेस एरिया क्लोज्ड है। ये तब वैलिड है, ये कब वैलिड है बताओ? ये तभी वैलिड है जब ये सरफेस एरिया क्लोज्ड होगा, जब ये क्लोज्ड होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम परिस्थितियां एम्पियर्स भी बोलना चाहता है। सेम चीजें कौन बोलना चाहता है? बेसिकली हमने जो यहाँ पे किया वही चीज मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करने के, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाली जा सकती है। उन्होंने ऐसे बताया कि एम्पियर्स भी क्या करता है, एम्पियर्स लॉ जो होता है, ये जो एम्पियर्स लॉ होगा, ये लॉ भी इट विल यूज या फिर अप्लाई ओनली ऑन क्लोज लूप। एक बात बताओ कि ये क्लोज लूप असली में होता था, ये इमेजिनरी होता था? इमेजिनरी होता था। एक बात बता मेरे को, हालांकि ये हम एक डब्बे के अंदर बंद करके वैसे भी कर सकते थे, और ये गॉसियन सरफेस को हम लोग इमेजिनरी मानते थे कि कोई चार्ज है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सरफेस पे अगर चार्ज फैला है, हमने आर डिस्टेंस पे एक क्लोज सरफेस मान लिया, तो हमने इमेजिनेशन के थ्रू हम आंसर लेके आते थे अप्रॉक्सीमेशन की मदद से, और आंसर करेक्ट भी होता था, और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन के थ्रू चीज़ों को डिराइव किया गया। ये सारी चीज़ें हैं, बातें हैं, अरे बस में। तो बेसिकली यही सारी चीजें हैं यार। और दूसरा अगर आप ध्यान से देखो तो एम्बियर्स लॉ जो है ये भी क्लोज लूप पे अप्लाई होगा, ये गॉस लॉ का, ये इन दोनों की सिमिलैरिटी है। एम्बियर्स लॉ भी नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता है एक ही बार में। अभी एम्बियर्स लॉ के पहले आप क्या कर रहे हो? एम्बियर्स लॉ के पहले आप यही कर रहे हो, अगर आप इसको भूल जाए तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल रहे हो? करंट ऐसे जा रहा है, डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो। करंट अनंत से होकर के अनंत तक जा रहा है, करंट कंडक्टर सेमी इन्फिनिट है, तो आप डी डिस्टेंस पे निकाल रहे हो। ये वायर गोला गोला है तो आपने एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली, सेमी सर्कल है तो निकाला,
सेंटर पे निकाला, पूरा सर्कल है, पूरा रिंग है तो सेंटर पे निकाला, आर्क है तो सेंटर पे निकाला। आपने ये सारी चीजें करी मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर एक बात बताओ, अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कैसे एक करंट है जो अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जाने वाला मतलब क्रॉस इनवर्ड, एक करंट है जो अंदर की तरफ जा रहा है, वायर में करंट ऐसे बह रहा है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर दिखाऊंगा, पर अंदर अगर जा रहा तो ये, और बाहर आ रहा है तो करंट ऐसे। फिर मान लेते हैं कि एक करंट अंदर जा रहा है, जैसे I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया। अब ये तीनों वायर आजू बाजू में ही, आसपास में ही, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ऐसे आजू बाजू में ही, ऐसे एक इधर है तो एक इधर है मान लेते हैं, ऐसे 2 3 4 5 वायर अगर हैं, और उनकी वजह से अगर किसी ने पूछ लिया कि इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, और वहीं पे काम करेगा एम्पीयर्स लॉ। एक बात और समझो थोड़ा, एक बात और समझो थोड़ा, एक बात और समझो, जब वायर में करंट अगर ऐसे दौड़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में कैसे बनती है, बता चुका हूँ, गोल गोल बनती है। ऐसे गोल गोल बनती है, ये तो एक दो कम कर दो, गोल गोल बनती है ऐसे। अगर इस वायर को, जो करंट कैरिंग वायर है जो ग्रीन वाला, अगर इस वायर को मैं अगर ऐसे दिखा दूं अंदर, तो इसको तुम्हें टॉप से देखना है, तुम्हें टॉप से देखना है। अगर वायर अंदर जा रहा है मान लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिख रही होगी, ऐसे दिखेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसे दिखेगा ना भाई। अरे कोई चीज ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखेगी ना भाई, करंट अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखेगी, सही कि नहीं, ऐसे गोल गोल दिखेगी, ऐसे से ऐसे से दिखेगी, तो ऐसे से तो बना रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनके से टोटल भाई नेट, टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है करंट वायर, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक इमेजिनरी लूप मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इमेजिनरी लूप। लॉजिक समझा कि क्या क्यों करना है, मतलब ये लॉजिक समझा मैंने क्या किया, ठीक है, क्यों निकालना है, क्यों एम्पीयर्स लॉ लेना है, तो यही है, यही वो लॉजिक है कि अगर करंट अंदर जा रहा है और इस पॉइंट पे अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, या फिर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो उस टाइम पे एम्पीयर्स लॉ का यूज करेंगे। इसलिए मैं मान लेता हूँ कि, इससे मैं मान लेता हूँ कि भाई मान लेते हैं कि I1 नाम का करंट है, I1 नाम का करंट है जो अंदर जा रहा है, I2 नाम का करंट अंदर है, बाहर आ रहा है, I3 जो है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहीं पे दूर कहीं पे I4 जो है वो अंदर जाता है। एम्पीयर्स लॉ यूज कैसे होता है, वो लॉ बहुत सिंपल है, बोलता है कि अगर अगर तुम्हें इन तीन वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, अगर तुम्हें इन तीन वायर्स की वजह से इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो क्या करोगे, बहुत ही सिंपली क्लोज लूप मान लो, एक क्लोज लूप मान लो। एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है यार, 1 मिनट, तो गाइस ध्यान दो, सॉरी एक इंपॉर्टेंट कॉल था, चलिए ध्यान देते हैं। तो मैं यही बात कर रहा था कि अगर इन तीनों करंट्स की वजह से, अगर इन तीनों वायर की वजह से एक वायर में करंट बाहर आ रहा है, एक वायर में करंट दो दो वायर में, सॉरी एक वायर में करंट अंदर जा रहा है, दो वायर में करंट बाहर आ रहा है, अगर इन तीनों करंट्स की वजह से अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे मैंने पूछ लिया, तो उस टाइम पे मुझे क्या चाहिए होगा, उस टाइम पे मैं कैसे निकालूंगा तीन वजह से, मुश्किल होगा। इसलिए मुझे एम्पीयर्स लॉ को यूज करना है। एम्पीयर्स लॉ भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालता है, जो फॉर्मूले बायोट सावर्ट से मिले थे, जो फॉर्मूले बायोट सावर्ट से मिले थे, एग्जैक्ट फॉर्मूले एम्पीयर्स लॉ से भी मिलेंगे वही, पर एम्पीयर लॉ को यूज करके, और ये काफी ज्यादा आसान होता है और काफी छोटा होता है, इट्स वेरी इजी देन बायोट सावर्ट लॉ, इट्स वेरी इजी देन बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, इट्स वेरी इजी। इट्स वेरी इजी, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो हमने क्या कर लिया, इस लूप के अनुसार
हमने जो एम्पेस लॉ है, एम्पेस लॉ के लूप के अनुसार हमने एक लूप बना लिया, एक लूप डिजाइन कर लिया, हमने एक इमेजिनरी लूप मान लिया। मान लेते हैं कि इसी रेंज में मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए भाई, इसी रेंज में मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, बहुत बढ़िया सर, हमने एक लूप मान लिया। अब इस लूप की कुछ खासियत है। अब ये लूप क्या कहता है, अब इसी लूप में ये जो एम्पियर्स लॉ होगा, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या बोलता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू, ये थोड़ा खास है, इसके अलग कलर से लिखते हैं, आई मतलब करंट, आई बट कौन सा करंट, आई इनसाइड, क्या है ये, इनसाइड, आई इनसाइड करंट, ठीक है, इनसाइड वाला, ये थोड़ा सा खास वाला लूप है। इस बॉक्स को थोड़ा समझते हैं हम लोग, बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं इस बॉक्स को, ठीक है, कि बॉक्स क्या कहना चाहता है, बॉक्स क्या कहना चाहता है। बहुत बढ़िया सर, ये बॉक्स क्या कहना चाहते हैं, सुनते हैं यहाँ पर ध्यान से, आराम आराम से समझते हैं कि क्या चल रहा है। ये बॉक्स क्या कहना चाहता है, बोलता है कि आपको जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे गोल गोल होगी, क्योंकि अभी हमने देखा, अभी हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखती है, करंट अगर अंदर जाए तो गोल गोल दिखेगी, तो इसलिए हमने एम्पियर लूप को एक, इसको हम क्या कहेंगे, एम्पियर्स लूप क्या कहेंगे, आराम आराम से देखते हैं, कोई घाई नहीं, कोई आराम से एकदम बिल्कुल, एम्पियर्स लूप कहेंगे, क्या कहेंगे, एम्पियर्स लूप, या फिर एम्पीरियन लूप बहुत लोग बोलते हैं, किताबों में एम्पीरियन लूप्स लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया, एम्पियर्स लूप या फिर एम्पीरियन, जो कि एक इमेजिनरी लूप है, ऐसा नहीं कि ये रियल में ना, इट्स नॉट रियल, इट्स इमेजिनरी लूप, एक इमेजिनरी लूप, इमेजिनरी लूप है, मान लिया कि ऐसा क्लोज कर लिया, इमेजिनरी लूप विच हेल्प टू फाइंड आउट नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बढ़िया सर, नेट मैग्नेटिक फील्ड। इस एम्पियर्स लूप की एक अज्यूम डायरेक्शन मान लो, क्योंकि अब बात समझिए, मेरी बात समझो, एक बात समझो, यहाँ पे थोड़ा समझो, यहाँ पे समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें, इस वायर में करंट ऐसे से जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, यहाँ पे बाहर आ रही है, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे बाहर। जब मैंने इसको ऐसे बनाया, जब मैं इसको इसी को ऊपर से देख रहा हूँ, आप ध्यान समझे, इसको करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, अभी ऐसा हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जुप 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 जुप, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे से घूम रही है, हाँ ना, तो बोलो यार पक्की बात, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज, कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही एम्पियर लूप का भी इमेजिनरी डायरेक्शन होगा, एम्पियर लूप का इमेजिनरी डायरेक्शन होगा, तो एम्पियर लूप का एक इमेजिनरी डायरेक्शन मान लिया, जैसे मैं कोई भी मान सकता हूँ, जैसे मैंने मान लिया ये वाला मान लिया, जैसे मैं क्या मान रहा हूँ कि एम्पियर लूप का डायरेक्शन इमेजिनरी वाला ये है, ये इमेजिनरी डायरेक्शन है एम्पियर लूप का, तो मैं ये इस डायरेक्शन को मान लेता हूँ कि भाई इमेजिनरी डायरेक्शन ये है। ये इमेजिनरी डायरेक्शन किसका है, ये इमेजिनरी डायरेक्शन किसका है, इट इज फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, मान लेते हैं जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसी डायरेक्शन में ऐसे घूम रही होगी, ऐसा मान लिया हमने, देखो आंसर कैसे मिलेगा, मान लिया हमने ऐसे, ठीक है। तो ये नेट, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये दिस इज फॉर क्लोज लूप, दिखते थोड़ा अलग अलग पेन से, ये क्लोज इंटीग्रेशन क्यों होता है, दिस इज फॉर क्लोज लूप, फॉर क्लोज लूप। ये बी वेक्टर का मतलब ये होता है कि इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज अ it is a magnetic field due to, it is a magnetic field due to, it is a magnetic field due to all the wires, all the wire, all the wires whether inside, whether
इनसाइड और आउटसाइड, वेदर इनसाइड और आउटसाइड, इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द वायर्स वेदर इनसाइड और आउटसाइड। और ये दिस इज फॉर लूप ऑल्सो, दिस इज ओवर लूप या फिर फॉर लूप बोल सकते हो, ये भी लूप के लिए है ना। ये फॉर क्लोज लूप बताता है कि भाई लूप क्लोज है, क्लोज इंटीग्रेशन मतलब ये लूप क्लोज है, ये बता रहा है। और ये बोल रहा है फॉर लूप, लूप पे ही मुझे डीएल लेना है, डीएल और बी मेरा दोनों लूप पर ही होंगे, इस बात को समझिए। मैं कह रहा हूं कि इस वाले छोटे सेक्शन से, इस छोटे सेक्शन से, इस डीएल लेंथ से करंट, करंट देखो अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो इस छोटे से डीएल लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये बी का डायरेक्शन होगा जो हम एम्पियर्स लूप की डायरेक्शन लेंगे, मानेंगे, ठीक है। करंट हमेशा इनसाइड होगा, करंट हमेशा इनसाइड होगा, ये जो आई होगा ये लूप के अंदर का करंट हमेशा, यहाँ पे जो भी हम करंट की वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट ऑलवेज इनसाइड द लूप, लूप के अंदर के जो करंट्स हैं उन्हीं की वैल्यूज, अरे तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस तुम्हें पता ही है, तो एम्पियर्स लॉ यही कहता है, यही है एम्पियर लॉ, दिस इज एम्पियर लॉ। एंड इसको अप्लाई जब करेंगे तो कैसे करेंगे, सिर्फ मतलब क्या समझना है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड को निकालने में मदद कर रहा है। अगर दो तीन वायर हैं, ठीक है, तो इस ये क्या कर रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड को निकालने की मदद कर रहा है कि अगर इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, पूरे की वजह से कितनी है, टोटल इन सारे करंट्स की वजह से कितनी है, ये निकालने के लिए मदद करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। बाय शॉर्ट जितनी ही आएगी सेम आएगी, हम लोग अभी देख लेंगे, हम लोग दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके हिसाब से थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई कैसे लगाएंगे। जैसे इसी एग्जाम्पल को ले लेता हूँ मैं, इस एग्जाम्पल को, सेम एग्जाम्पल को कॉपी कर लेते हैं अपन, ठीक है, सेम एग्जाम्पल को अपन कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैं बोल देता हूँ कि भाई ये एम्पियर लूप है और इस लूप का हमने डायरेक्शन ये माना हुआ है कि मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, बराबर, एक तरीके से एम्पियर लूप, ठीक। और अंदर करंट जा रहा है I1, बाहर करंट आ रहा है I2, बाहर करंट आ रहा है I3। मैं ये कहता हूँ, अब लॉ लगाना, मुझे क्या लगाना है, लॉ। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, म्यू नॉट ड्यू टू आई इनसाइड। इस लॉ के अनुसार अगर मैं देखूं ध्यान से, इस लॉ के अनुसार देखूं तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को एडिट रखते हैं, क्योंकि मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे रख दिया मैंने, मान लेते हैं कि यहाँ पे आ रहा है I4, यहाँ पे बाहर आ रहा है I5, ठीक, बहुत बढ़िया। म्यू नॉट भी ऐसे ही रहेगा, पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ये समझने वाली बात है, ब्रैकेट में करंट बदल जाएगा। क्या होगी अगर मैं इसको ये लिख दूं, I2 प्लस I3 माइनस I1। क्यों सर आपने ऐसे क्यों लिखे, सर इसको देखो, और सर आपने इन्हीं I4 और I5 को नहीं लिखे, तो याद रखो ये ओनली क्लोज लूप के लिए है, ये लॉ ओनली क्लोज लूप के लिए है। दूसरा, इसमें सिर्फ अंदर वाले करंट, उस लूप के अंदर जो करंट है इनसाइड, रिमेंबर दिस, इनसाइड, उसके अंदर जो करंट है, इसके अंदर जो करंट है वही करंट आएंगे, ठीक है, क्लोज लूप और उसके अंदर वाले करंट, लूप के अंदर के ही करंट को अलाउ करेंगे। अच्छा सर साइन कैसे डिसाइड कर लिया, बताता हूँ। ये मैंने ये मेरा माना हुआ डायरेक्शन है, ये मतलब अज्यूम डायरेक्शन है मेरी, मैंने माना है, मुझे नहीं पता कि इनकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर क्या घूम रही है, कैसे क्या, हमने इस लूप की डायरेक्शन मान ली, कि भाई ऐसे लूप घूम रहा हो। देखो लूप की डायरेक्शन में इस 4 उंगली से दिखा रहा हूँ, और ये क्या दिखा रहा हूँ, ये करंट दिखा रहा हूँ, करंट, इस तरीके से समझ लो, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो ध्यान से देखें, तो अगर मैंने लूप, अब मुझे नहीं पता ना कैसे क्या है, तो लूप की डायरेक्शन मैंने अगर इन तीनों करंट की वजह से लूप की डायरेक्शन मैंने अगर ऐसे मानी, तो मतलब अंगूठा मेरा बाहर आ रहा है, वही वाला थंब रूल लगाओ, थंब रूल पता है ना, ये करंट ऊपर जा रहा है,
करंट, ये कौन सा थंब रूल है? दिस इज अ थंब रूल फॉर स्ट्रेट वायर। तो अगर थंब रूल करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे से घूम रहा है, वैसे ही अगर करंट अंदर जा रहा है तो भी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे से घूम रहा है, सही कि नहीं यार? तो मैंने वही किया ना, अब मैंने जानबूझ के इमेजिन कर लिया कि ये ऐसे से घूम रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है। मैंने जानबूझ के क्या किया, मैंने एंटी क्लॉकवाइज मान लिया। मैं मान लिया कि भाई इन तीनों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर ऐसे से घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, मतलब 4 उंगली को मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे और अंगूठे को करंट बोलेंगे। तो मेरा माना हुआ जो डायरेक्शन है, मेरे डायरेक्शन में जो करंट आ रहा है, कौन सा करंट आ रहा है? I2 एंड I3, इनको मैंने बड़ा मान लिया, प्लस कर लिया। और अपोजिट में कौन जा रहा है? I1, तो I1 को माइनस कर लिया। सर अगर इसी लूप में ये बताइए भाई, ये लॉ अप्लाई करना सीख लो, ठीक है? लॉ अप्लाई करना नहीं आएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है? इसी में सर ये अगर हम सीख लें, फॉर एग्जाम्पल सर अगर हम ये सीख लें, इसी में हम अगर ऐसा कर देते हैं, अगर हम एक काम करते हैं ना, इसी को कॉपी कर लेता हूँ सीधा सीधा, क्यों बनाना। अगर हम इसी को कॉपी कर लें और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, तो जाहिर सी बात है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड मतलब, अच्छा सॉरी मैंने करंट डायरेक्शन हम लोग अभी वहां पे एंटी क्लॉकवाइज लिया ना, यहाँ पे क्लॉकवाइज ले लो। देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज ले लिया, क्या ले लिया? यहाँ पे क्लॉकवाइज ले लिया, क्या ले लिया? यहाँ पे क्लॉकवाइज ले लिया। जब ये क्लॉकवाइज है, क्या है ये? बहुत बढ़िया सर, ये क्लॉकवाइज है। अगर ये क्लॉकवाइज है, सुना ध्यान से, ये क्लॉकवाइज है तो, अब क्लॉकवाइज है तो अभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है तो करंट, अंदर वाले करंट को बड़ा मानूंगा, तो I1 को मैं प्लस लिख दूंगा, बाकी अपोजिट में कौन है? I2 I3 है, तो I2 और I3 को माइनस कर दूंगा, I2 और I3 को माइनस कर दूंगा। तो दिस इज अ स्टेप, कि दिस इज अ वे जैसे हम केवीएल लॉ को अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया सर, इस तरीके से केवीएल लॉ अप्लाई होगा, सॉरी केवीएल, सॉरी एम्पियर्स लॉ, इस तरीके से एम्पियर्स लॉ अप्लाई होगा, इस तरीके से एम्पियर्स लॉ अप्लाई होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। आना तो बोलिए यार, बढ़िया सर, मज़ा आ गया सर, बेहतरीन तरीके से मज़ा। चलिए ये समझ में आ गया कि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, ले लीजिए, आपको मज़ा हो, आई होप आया हो। इसको देख लीजिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। फिर अब क्या कर लेते हैं ना, ये देख लेते हैं, थोड़ा ये बात डिस्कस कर लेते हैं अच्छे तरीके से, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ, यहाँ पे क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है, फोन आ रहा है, अभी नहीं उठाएंगे, पर बार बार फोन नहीं उठाएंगे दिक्कत हो जाएगा। अगर ध्यान से देखें सर, तो यहाँ पे अपने को सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर सर पता है किधर गया? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर सर क्या है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। इनफाइनाइट वायर की वजह से सर ये फॉर्मूला है। देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब मैंने जानबूझ के उसको दिखा दिया, मैंने ले लिया, बुक में डिस्कस भी नहीं किया, फिर भी मैंने ले लिया इसलिए ये डेरिवेशन, ताकि मैं बता सकूं कि भाई सच में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है एम्पियर्स लॉ को यूज करने पे वही आती है, सेम आती है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि जो करंट है, एक करंट है जो अंदर जा रहा है, एक करंट है जो अंदर जा रहा है,
एक करंट अंदर जा रहा है। अगर मैं इस करंट से, अगर मैं ये वाली दूरी लूं, अगर जैसे मैं इस पॉइंट से ये वाली दूरी लेता हूँ, ठीक है, तो यही दूरी मैं इधर लेता हूँ, ठीक है, मैंने ऐसे बनाने की कोशिश करी है, मैंने सिर्फ एक डिस्टेंस लिया, मैंने पॉइंट्स ले लिए बस, ठीक है। अब इन पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सोचो थोड़ा। देखो करंट अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे करोगे, डीएल वेक्टर क्रॉस, देखो ध्यान से, डीएल वेक्टर मतलब 4 उंगली क्रॉस आर बार, मतलब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से आ रही है, इस पॉइंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से आ रही है, बी वेक्टर, बहुत बढ़िया। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, डीएल सॉरी करंट तो अंदर जा रहा है, मतलब करंट अंदर मतलब डीएल वेक्टर भी अंदर, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। मैं बायोट सॉर्ट को यूज कर रहा हूँ भाई, मैं डायरेक्शन निकालने के लिए बायोट सॉर्ट यूज कर रहा हूँ। अगर आपको आता है, जैसे मैंने सिखाया था पहले पहले की वीडियोस में, तो आपको आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रही है यहाँ पर, सही कि नहीं है, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है सर, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है सर, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखें, अगर ध्यान से देखें तो अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल पाथ पे लग रही है, अगर इनको ज्वाइंट करें तो एग्जैक्ट सर्कल बन जाता है, मुझसे नहीं बना। इसको ज्वाइन करोगे तो सर्कल ही बन जाता है, दिख रहा है ना, दिख मतलब दिख रहा है कि नहीं यार, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पर भी, इसको एक ही बार में ज्वाइन कर देते, इसको एक ही बार में ज्वाइन कर देते, तो पहले से थोड़ा बेटर बन गया। तो ध्यान से देख, तो मैग्नेटिक फील्ड वही दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे गोल गोल बन रही है ना भाई, और उनकी डायरेक्शन क्या है, ये देख मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालने की डायरेक्शन क्या है, अगर ये वायर अभी अभी ये वायर है, अगर इसमें करंट ऊपर जाए तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है, अगर यही करंट अगर ऊपर के बजाय अगर नीचे जाए, अंदर जाए अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे बन रही है। तो देख टेंजेंट पे डायरेक्शन भी वही मिल रहा है, वही डायरेक्शन पे मिल रहा है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सर। और मान लिया कि किसी ने तुमसे पूछ लिया कि इधर बीएल मतलब इस पॉइंट पे अगर ये मैं मान लूं, इस पॉइंट पे अगर मैं मान लूं ये डीएल वेक्टर हो गया एक तरीके से, डीएल वेक्टर, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही जा रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही जा रही है, और मैंने एक रीजन मान लिया इसलिए डीएल वेक्टर, ठीक है। और अभी एम्पियर्स लॉ लगा दो, एम्पियर्स लॉ लगा दो। एम्पियर्स लॉ क्या होता है बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डीएल बार, समझा कि नहीं आ रहा कैसे किया, इज इक्वल टू बी, क्या होता है बताओ, म्यू इंटू आई इनसाइड। चलो लिख के दिखाता हूँ, लिख के दिखाता हूँ, लिख के दिखाता हूँ सर, बी डीएल बार, सर बी बार डॉट डीएल बार मतलब सर ये इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। सर जो अंदर का जो करंट है सर, अंदर की करंट की वैल्यू हमने आई ली है, तो सर यहाँ पे आई पुट कर दो, आई इनसाइड कौन है मेरा, आई है बस, और क्या, आई पुट कर दिया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ ना तो बोलो यार, पक्की बात, बहुत बढ़िया सर। सर बी और डीएल के बीच में एंगल कितना है, देख डीएल भी नीचे मैंने मान लिया, ध्यान से देख, तो डीएल की डायरेक्शन हमने ऐसे मान ली है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रही है और डीएल भी ऐसे मान लिया हमने, तो बी डीएल के बीच में जो एंगल है वो जीरो है, एंगल जीरो, तो मतलब कॉस जीरो वन, कॉस ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा।
तो क्या बचेगा, बी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट होगी इस पॉइंट पे, क्योंकि ये आर दूरी, अगर ये कैपिटल आर दूरी है, कैपिटल आर दूरी ले लो या फिर स्मॉल आर ले लो, जो भी लेना है तुम्हें, जो लेना है, ये तो रेडियस ही आर दूरी, ये तो फिक्स रहेगा, पक्की बात, एक ही जगह बनाता हूँ, ये आर दूरी, तो ये तो कांस्टेंट है, तो बी कांस्टेंट रहेगा सर। तो बी कांस्टेंट है अगर मान लो, तो बी बाहर हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ध्यान से देखिए तो मैं ये कह सकता हूँ, कहने में बिल्कुल भी गलत नहीं है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर जो होता है, डीएल वेक्टर बोल लो, ये कहीं ना कहीं 2 पाई आर होगा। क्यों होगा 2 पाई आर, क्योंकि ध्यान से देख तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये डीएल लेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरा एक चक्कर लगा के आ रही है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, इसकी डायरेक्शन देखो, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, पूरा एक चक्कर लगा रही है, सर्कुलर लूप, सर्कुलर चक्कर लगा रही है, तो 2 पाई आर पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, 2 पाई आर पुट कर दिया। जैसे ही 2 पाई आर पुट किया, जैसे मैं सामने लिख के रखता हूँ तो कुछ दिखता होगा नहीं ना, 2 पाई आर पुट कर दिया। अब ये 2 पाई आर की वैल्यू देखो, b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यही फॉर्मूला तो वहां पे लिखा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, वहां पे मैंने डी लिया, यहाँ पे आर ले लिया, और कितना ही फर्क है, क्या ही फर्क है तुम बताओ, क्या ही फर्क है। ये कौन सा वायर है, इन्फानाइट वायर है, इन्फानाइट वायर मतलब बेसिकली इन्फिनिटी से आया है, इन्फिनिटी पे गया है, ऐसा अंदर की तरफ इन्फिनिटी से, इन्फानाइट वायर। पक्की बात समझ में आ रही है, हाँ ना तो बोलो यार, अरे श्योर। तो ये गाइस ध्यान दो, ये क्या नाम है, हाँ ये सब पढ़ना है यार थोड़ा सा भी। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और ये सारी बातें अपने को पता लग गई और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने सीख भी लिया, एम्पेयर्स लॉ कैसे यूज होता है, ये सारी बातें कर ली। चलिए सोलेनॉइड की तरफ चलते हैं, और सोलेनॉइड में भी अपने को मैग्नेटिक फील्ड ही निकालना है आगे जा करके, कि सोलेनॉइड के अंदर कैसे क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है। पर सोलेनॉइड थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ कि सोलेनॉइड होता क्या है, क्या बातें होता है तो बेसिकली एक वायर से ही बनता है, ये बनता तो एक वायर से ही, जैसे एक वायर मैंने ले लूँ, जैसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक वायर, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक वायर, वही एक वायर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसकी थिकनेस को बढ़ा लेता हूँ मैं, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, इसकी थिकनेस को बढ़ा लिया सर जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसकी थिकनेस को मैंने बढ़ा लिया, ठीक है, ये वायर है। क्या हो कि अगर ये वायर दिखने में भी कैसे दिख रहा है, वैसे ये वायर कैसे दिख रहा है दिखने में, दिखने में भी सीधा दिख रहा है, दिखने में भी सीधा दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है। क्या हो कि इस वायर को मैं ऐसे वैसे मोड़ दूँ, भाई समझा, क्या हो कि इस वायर को मैं ऐसे ऐसे मोड़ दूँ, अरे बात समझ में क्या कह रहा हूँ, पक्की बात, क्या हो कि इस वायर को मैं ऐसे ऐसे मोड़ दूँ, कॉइलिंग कर दूँ, तो कैसे दिखेगा ये, फिर कैसे दिखेगा बताओ, कलर बदल के कर रहा हूँ, आपने इसको ऐसा मोड़ दिया साइड से, मतलब आप ये साइड से देख रहे हो, सामने से देख रहे हो इसको, अगर मैं ये वाला व्यू दिखा रहा हूँ ना भाई साहब, अगर मैं अभी ये सामने वाला व्यू दिखाऊंगा तो मैं कैसे देख, तुम यहाँ से देख रहे हो और मैं ऐसे में से मोड़ रहा हूँ, अगर ये वाला व्यू दिखाऊंगा तो कैसे दिखेगा, ऐसे से दिखेगा, ऐसे से दिखेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, जिससे अपने को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे जाकर के यही बन जाता है इंडक्टर, क्या बन जाता है, इंडक्टर, इसी को हम एसी सर्किट में इंडक्टर के नाम से जानते हैं, इंडक्टर जिसको एल सिंबल एसी सर्किट में हम लोग पढ़ेंगे, एसी सर्किट में इसको पढ़ना पड़ेगा, इंडक्टर है ये, आगे जाके इंडक्टर बन जाएगा। फिर आगे जाकर के बात समझ में आती है कि ये ऐसे करंट दौड़ रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे, इसमें करंट ऐसे दौड़ाएंगे, इसमें करंट ऐसे दौड़ाएंगे, इसमें करंट ऐसे दौड़ाएंगे। अच्छा इसको सामने से देखा तो ये एक रिंग है, ऐसे बहुत सारे रिंग के नंबर ऑफ टर्न्स हमने बढ़ाए। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिली थी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R, लास्ट वीडियो की बात चल रही है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते चले गए, अगर बढ़ाते चले गए तो इसमें n से मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन 2R, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए सर, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर सर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया, अगर n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कैपिटल N अगर इंक्रीज कर दिया, तो जाहिर सी बात है, ये बात याद रखो कि B बढ़ जाएगा, B इंक्रीज हो जाएगा बहुत तगड़ा।
अच्छा खासा बी बढ़ जाएगा, अच्छा खासा बी बढ़ जाएगा। ठीक है, आखिर सोलेनॉइड का यूज क्या हो रहा है और क्यों बनाना है सोलेनॉइड, इसी को सोलेनॉइड बोलते हैं, एंड दिस सेटअप इज नोन एज सोलेनॉइड। बट इसमें थोड़ी सी अभी कमी है, इसी को आगे जाकर के भी सोलेनॉइड बना देंगे, इसी से बनेगा। थोड़ी सी कमी है इसमें, थोड़ी सी कमी है हल्की सी। एक बात बता, जैसे मान लेते हैं कि 5 किलो का लोहा है, 5 किलो, 5 किलो के जो लोहा है, 5 किलो का जो लोहा है, सुनना ध्यान से, 5 किलो का जो लोहा है, आयरन है, आयरन की बॉडी, उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या 2 ग्राम या फिर 10 ग्राम का मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है उसको? मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल्स को अट्रैक्ट कर पाए, सारे मेटल्स को नहीं, आयरन को हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, इन सबको अट्रैक्ट कर पाता है, गोल्ड अट्रैक्ट नहीं कर सकता। मैं कभी सोचता हूँ कि यार अगर मैग्नेट अगर गोल्ड को अट्रैक्ट कर पाता है, क्योंकि गोल्ड तो मेटल है, अगर ये गोल्ड को अट्रैक्ट कर पाता तो भाई साहब बस सोनार की दुकान में जा करके सिर्फ सिर्फ मैग्नेट निकालो बस, और क्या, जुप करके मैग्नेट, सारा सोना आपका, सारा अमीर हो जाएंगे सर एक ही दिन में। इमेजिन नहीं, इमेजिन कितनी पावरफुल इमेजिनेशन सर, अगर आप इमेजिन करें तो क्या नहीं कर सकते, कितना सुपर चीज़ है ना यार। तो मुझे लगता है कि अगर तब तो सोना बिकता ही नहीं सर, सोना इतना बिकता ही नहीं, बहुत कम लोगों के पास होता सोना, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती बिल्कुल भी, मैग्नेट से लोग डरते, बिकता ही नहीं सर। सोना हो गया, हीरा हो गया, सब मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, हीरा तो चलो ठीक है, डायमंड तो नॉन मेटल है, कार्बन का एलोट्रॉप है, बहुत बढ़िया सब ठीक है। चलते हैं वापस से आ जाते हैं इसी टॉपिक पे कि बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मेरे को 5 किलो के आयरन के बॉक्स को अगर अट्रैक्ट करना है तो मैं 10 ग्राम का मैग्नेट लेके आऊंगा, तो उस 10 ग्राम की कोई औकात नहीं है, उसकी मैं क्यों कोई औकात नहीं कि उस 5 किलो के लोहे के डब्बे को अट्रैक्ट कर ले। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज बिकॉज उसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है 5 किलो के लोहे के सामने, 10 ग्राम के पास जो 10 ग्राम वाला जो मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड के सामने वो 5 किलो का जो बॉक्स है वो बहुत ही बड़ा है, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड उसकी बहुत कम है, इट्स अ वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड। 10 ग्राम के हिसाब से उसके पास अच्छी खासी मैग्नेटिक फील्ड है, बट एक डब्बे को थोड़ी ना अट्रैक्ट कर पाएगा, एक भरा हुआ 5 किलो का डब्बा लोहे का। अब मान के चलते कि अगर उस 5 किलो का जो लोहा है, उस लोहे को अगर उस आयरन को मुझे अट्रैक्ट करना है तो मेरे को 20 किलो का मैग्नेट चाहिए। क्या चाहिए? 20 किलो का मैग्नेट। और एक अंदाजा मैं जानबूझ करके एक एग्जांपल लेता हूँ कि 10 ग्राम 15-20 ग्राम वाला जो बार मैग्नेट होता है वो 200 रुपये का आता है, 20 किलो का जो बार मैग्नेट होगा वो काफ़ी महंगा होगा, जाहिर सी बात है, काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा। मान के चलते हैं 20,000 रुपये का, 20 से या फिर 2 लाख मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 2 लाख मान लेंगे, 20,000, चलो 20,000 ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, 20,000 रुपये। तो अब तुम, अच्छा क्यों तुम्हें अट्रैक्ट क्यों करना है? बिकॉज, अच्छा अट्रैक्ट क्यों करना है इसके पीछे का रीजन छोड़ देते हैं, ये अपने से मतलब नहीं है, अपन एग्जांपल लेते हैं और फिजिक्स को समझते हैं। मुझे उस 5 किलो को अट्रैक्ट करना है, उसके लिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मेरे पास मैग्नेट है पर सिर्फ मैग्नेट से काम नहीं चलेगा, एक ऐसा मैग्नेट चाहिए जिसमें एक बहुत ही तगड़ी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो, एक ऐसा मैग्नेट, और वो मैग्नेट का वजन बढ़ाना पड़ेगा, वो मैग्नेट का मास बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने ले लिया 20 किलो का मैग्नेट। साला 20 किलो के मैग्नेट से 5 किलो का लोहा जुप करके चिपक गया, मान लेते हैं भाई, और वो होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि 20 किलो का मैग्नेट कितना पावरफुल होगा, बहुत पावरफुल होगा सर, बहुत तगड़ी फील्ड है उसके पास। 20 किलो के बार मैग्नेट के पास बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड ही हैज। ठीक है यार, मतलब आपने आपने सर अब तक ये समझाया कि 20 किलो का जो बार मैग्नेट है वो बार मैग्नेट 5 किलो के लोहे को झुक करके आराम से चिपका सकता है, पर बहुत ही कॉस्टली है सर, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है सर। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे? उसी बीच हमें पता लग गया कि करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। फिर हमें पता लग गया कि अगर वायर गोल गोल हो तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्ट बार मैग्नेट जैसी बनती है। ओ हो, जैसी मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के पास होती है वैसी सेम मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग लूप के पास होती है। सही कि नहीं यार? करंट कैरिंग लूप के पास होती है सर, करंट कैरिंग लूप के पास होती है। तो हमने हमने दिमाग लिया, काम करो यार, एक मोटा सा वायर लो, इतना मोटा वायर लेते हैं, मान लेते हैं कि कितना लेते हैं, मान लेते हैं कि 0.15 या फिर हाँ 0.15, या फिर एक काम करो 15 सेंटीमीटर के डायमीटर का वायर ले लो,
15 सेंटीमीटर डायमीटर काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाएगा, नो डाउट, जाहिर सी बात है, बट ठीक है, चल जाएगा उतना मोटा वायर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर मतलब इतना, आसपास इतने मोटे वायर आप ले लीजिए। इतने मोटे वायर को क्या करते हैं ना, अपन बहुत ही अच्छी कॉइलिंग करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स उसके लपेटते हैं। जैसी जब, जाहिर सी बात है कि एक लूप जो होता है, लूप होता है, सब पढ़ा चुका हूं मैं कि लूप अगर करंट इसमें ऐसे दौड़ रहा है तो मैग्नेटिक ऐसे, तो मैग्नेटिक की डायरेक्शन क्या है, ये एग्जैक्ट बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, एग्जैक्ट बार मैग्नेट जैसे इसकी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, इसकी मैग्नेटिक लाइंस एग्जैक्ट बार मैग्नेट जैसे होती हैं। देखो बार मैग्नेट की भी मैग्नेटिक लाइंस ऐसी है, साउथ और नॉर्थ, ऐसा पढ़ा चुका हूं मैं वैसे, एग्जैक्ट वैसी है, बार मैग्नेट जैसी है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ाऊंगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूंगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाऊंगा तो जाहिर सी बात है फील्ड भी बढ़ती जाएगी। आ रही बात समझ में क्या कह रहा हूँ, फील्ड भी तो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हमने नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया, हमने कॉइलिंग कर दी, और हमको पता लग गया कि ये जो सेटअप है ये क्या करेगा, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देख, तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे गोल गोल घूम रहा है, देखना ध्यान से, करंट ऐसे जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ऐसे 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 ऐसे। तो करंट अगर ऐसे जा रहा है तो, तो लॉ लगाओ, करंट ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, लो समझा, देखो देखो ध्यान से, करंट ऐसे घूम रहा है, करंट में बाहर निकल गया, ठीक है, करंट ऐसे घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड कौन है, अंगूठा, अंगूठा इज द मैग्नेटिक फील्ड। भाई साहब रूल याद होने चाहिए, सारे के सारे रूल नहीं पढ़ोगे तो सब भूल जाओगे, रूल याद होने चाहिए सर, रूल में बार बार हमेशा नहीं बता सकता ना, आज फोन बहुत आ रहा है। तो लूप ऐसा है, करंट ऐसे भाग रहा है, करंट मतलब 4 उंगली, लूप में थंब रूल लगाने का रूल बताया था, इसमें करंट ऐसे भाग रहा है, ऐसे ऐसे करंट भाग रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंगूठा इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, मैं वही कह रहा हूँ, अगर करंट ऐसे ऐसे घूम रहा है तो हरी बात समझ में क्या कह रहा हूँ, मतलब सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी सर वो इस तरीके से होगी। अच्छा नहीं बना पाया मैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी करके अलग से बनाने की कोशिश करता हूँ। अरे यहाँ पे बनाता हूँ, इसमें सर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी सर, ऐसे होगी, कुछ इस तरीके से होगी, ढूंढने, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप, ये तो पहले वीडियो में ही बताया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप, और जाहिर सी बात है कि डायरेक्शन ऐसा है, भाई करंट ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे 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 डायरेक्शन है, इट मींस कि डायरेक्शन ऐसा होगा, मतलब यहाँ से बाहर निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ से बाहर निकल रही है, और फिर ऐसे जा रही है, और फिर ऐसे आ रही है बाहर, सोलोनॉइड के बाहर, इसी को सोलोनॉइड बोलते हैं, और सोलोनॉइड के बाहर इसका यूज कैसे होगा मैं बताऊंगा अभी। बाहर ऐसे जा रही है, बाहर ऐसे जा रही है, बहुत बढ़िया सर, और अंदर ऐसे जा रही है सर, यहाँ से बाहर निकल रही है, मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा है, यहाँ पे साउथ पोल बन रहा है, तो नॉर्थ से बाहर और साउथ पोल के अंदर, साउथ से नॉर्थ, अंदर साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर सर, मतलब सोलेनॉइड इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सर, स्ट्रॉन्ग, सोलेनॉइड कैन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, सर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है सर, सोलेनॉइड कैन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ही तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, सोलेनॉइड कैन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुपर। एक मिनट, मतलब जो 20 किलो के बार मैग्नेट से हो रहा था वो सेम काम सोलेनॉइड कर सकता है, हाँ वो एक अलग बात है कि हीट होगा, रेजिस्टेंस है उसके वायर के, वो एक अलग बातें हैं,
वो एक अलग फैक्टर है, उसके बारे में नहीं बात करेंगे, बट सेम फील्ड तो लेके सकता है सर। मतलब सर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ सर, जो 20,000 का 12 मैग्नेट खरीदने वाले थे वो चुपचाप सर 200 रुपया 2,000 के वायर से हो गया सर 20,000 और 2,000 सर 10 गुना कम सर, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ गया सर, कॉस्ट इफेक्टिव है सर। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर चाहिए भाई साहब तो सोलेनोइड का यूज करना पड़ेगा। ये स्ट्रेट वायर से ही बनते जा रहा है भाई, ये स्ट्रेट वायर था, इसको बोलते हैं कॉइलिंग, कॉइलिंग करी हमने और हमने ऑब्जर्व किया कि भाई ऐसे ऐसे, इसी को इंडक्टर बोलते हैं, आगे जाकर के यूज होगा छोटा सा सेक्शन। इसमें ईएमआई में ईएमआई में थोड़ा मोड़ा है, थोड़ा मोड़ा सा यूज होगा, एसी सर्किट में ज़्यादा यूज होता है नो डाउट। और सोलेनॉइड फिर बन गया भाई, इसी को हम सोलेनॉइड बोलते हैं, बहुत बढ़िया सर। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सर, प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सर। और सर इसका डायरेक्शन ऐसा हो गया, डायरेक्शन आपने बता दिया था पहले की वीडियोस में, अगर आपने देखा तो ये होगा। और आगे जाकर के इट विल यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट सर ट्रेन्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए इसका यूज बहुत तगड़ा होगा, बहुत तगड़ा यूज होगा सर। नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से बी बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न जितना बढ़ाओगे उतना बी बढ़ते चले जाएगा। बी डायरेक्टली, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स वहाँ पे 1 था, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है मान लेते हैं, तो 1 टाइम से 2 किया तो डबल हो जाएगा बी की वैल्यू, 3 किया तो 3 डबल हो जाएगा सर डायरेक्टली। और आर को छोटा रखो, कॉइल जितनी पतली होगी उतनी, कॉइल का रेडियस, कॉइल की जो रेडियस है, जो कॉइलिंग आप रेडियस है इसकी, जो रेडियस जितना छोटा होगा उतनी तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी आपको, उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। तो कॉइलिंग को पतला रखें, मतलब आपके जो लूप है वो बहुत बहुत बड़ा बड़ा लूप्स ना हो, छोटा छोटा लूप्स, तो बहुत और तगड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा नो डाउट। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। ये सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने के लिए यूज होता है। इसका डायग्राम एग्जैक्ट वाला सर बुक से मैच नहीं हो रहा सर, वो मैच करवा के दिखाइए, चलिए वो मैच कर लेते हैं। जैसे बुक से मैच नहीं हो रहा तो मैच करवा देते हैं। बढ़िया बना रहा हूँ ना, बढ़िया दिमाग लगाया मैंने, सही कि नहीं यार, ये शेप डायरेक्टली मिलता नहीं है। बहुत बढ़िया सर। सर एक रॉड ले लिया सर, सर ये रॉड ना सर, ये रॉड, अब इस रॉड के आजू बाजू सर, इस रॉड के आजू बाजू ना वायर लपेट देते हैं, क्या लपेट देते हैं, वायर। ये वायर जैसे मान लेते हैं कि देखा इतना मूव होता है, ये गुस्सा लगता है, ये वायर ऐसे, ये रॉड है, ये वायर ऐसे पीछे से लिया, पीछे से लेकर के ऐसे लपेटेंगे, तो रॉड पीछे से लिया, बहुत बढ़िया। रॉड ऐसे ऐसे घुमा घुमा घुमा, करंट ऐसे पीछे से घुमा, करंट ऐसे है, करंट ऐसे है, करंट ऐसे 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 ऐसे। करंट के लिए सर बैटरी लगाई होगी सर, बिल्कुल बैटरी लगा दी, बिल्कुल सर बैटरी लगा दी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर ये एक्चुअल सेटअप हो जाता है सोलेनॉइड का, इसको हम लोग एक्चुअल में सोलेनॉइड कहते हैं। और सर ऐसे ही तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है सर। अगर सर यहाँ पे करंट जीरो है, अगर इस रॉड की बात करें सर, अगर सिर्फ इस रॉड की बात करें, यहाँ से इस रॉड को हमने निकाल दिया, ठीक है, तो वो वाला सेक्शन नहीं कॉपी हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, ठीक है। इसमें अभी कोई कोई कॉइलिंग नहीं करी है, तो ये एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, इट्स अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, इट्स अ नॉन मैग्नेटिक, इट्स अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ये किसी भी आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकता,
ये मैग्नेट नहीं है, ये पैदाइशी मैग्नेट नहीं है, इसकी बनावट मैग्नेट की नहीं है, ये इट्स अ रॉड। पर जैसे ही कॉइलिंग करी और जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैं एक ही अभी 2 ही लाइन बनाता हूँ ज़्यादा बनाने के लिए, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें बम्बार्ड हुए, इसके अंदर से पास हुए, जैसे ही मैग्नेटिक लाइन पास हुई, भाई साहब जादू हो गया। जादू हो गया सर, क्या हो गया? जादू हो गया सर, ये नॉर्थ, ये साउथ, इट्स मैजिक सर, इट्स मैजिक। नॉर्थ एंड साउथ सर मैग्नेटिक फील्ड, काफी तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड हो गई सर, काफी तगड़ी अच्छी खासी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। एंड नाउ इट इज मैग्नेटाइज सर, ये जो रॉड होता है सर, ये जो रॉड गेट्स मैग्नेटाइज, रॉड गेट मैग्नेटाइज्ड, और ये मैग्नेटाइज हो जाता है। नाउ इट कैन अट्रैक्ट टू द आयरन पार्टिकल्स, अब ये आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, इट कैन अट्रैक्ट आयरन पार्टिकल्स, इट कैन अट्रैक्ट आयरन पार्टिकल्स सर, एंड इसी को सोलेनॉइड बोलते हैं हम लोग। अट्रैक्ट आयरन पार्टिकल्स, इट कैन अट्रैक्ट आयरन पार्टिकल्स। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेट जैसे बिहेव कर रहा है, आयरन पार्टिकल्स हो गया, और इसी प्रिंसिपल के इसी प्रिंसिपल के बेस पे बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटाइज हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेट जैसे बिहेव कर रहा है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, वो बचपन में एक्सपेरिमेंट देखा होगा ना सर, वो खिला है, इसके आजू बाजू ऐसे वायर लपेट दिया आपने, क्या कर दिया आपने? बैटरी लगा दी आपने, बहुत बढ़िया सर। नाउ अभी आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता है, ये सब आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, तो ये वही है सोलेनॉइड, इसी को सोलेनॉइड बोलते हैं, और बहुत ही बढ़िया सेटअप होता है, बहुत ही सुंदर सा सेटअप होता है सर, बहुत ही खूबसूरत सा सेटअप होता है, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल सा सेटअप, जिसमें एक रॉड को मैग्नेटिक मटेरियल जैसा बिहेव करवाने में हम लोग मजबूर कर देते हैं। तो अपना पर्पस क्या है, अब एम्पियर्स लॉ यहाँ पे क्यों लगाना है, एम्पियर्स लॉ यहाँ पे क्यों लगाना है? पर्पस ये है कि आप ये देखो, पर्पस ये है कि आप ये देखो कि अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ये जो अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, जैसे मैं भी इस वाले में दिखाता हूँ, ये जो अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड्स की वैल्यू कितनी है? सच बताऊं तो आंसर आने वाला है म्यू नॉट एन आई, क्या आने वाला है? म्यू नॉट एन आई आने वाला है, म्यू नॉट एन आई आने वाला है, म्यू नॉट एन आई आने, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये आने वाला है। तो ये फॉर्मूला देखते हैं कैसे क्या होता है, इसी डेरिवेशन को देखना है, सोलेनॉइड क्या होता है, बाकी इससे ज़्यादा सोलेनॉइड के बारे में नहीं बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इसके, कई सारी चीज़ें अब बोलने के लिए थेरी वाइज बहुत सारी बातें कर सकते हैं, पर मतलब नहीं है, टॉपिक पे रहते हैं, तो टॉपिक के हिसाब से ये इतना ही काफ़ी है, इंपॉर्टेंट है सोलेनॉइड का इंट्रोडक्शन, सोलेनॉइड होता क्या है, बनता कैसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के जैसा मैग्नेटाइज होता है। अब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, बी की वैल्यू क्या होगी सोलेनॉइड की वजह से, उसको निकालने की कोशिश करते हैं, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बनाने वाला हूँ, देखते हैं किसको समझ में आता है। अक्सर लोगों को नहीं समझ में आता, बहुत मुश्किल होता है थोड़ा समझना है इसको, कि ये जो क्रॉस सेक्शन की बात हम लोग करेंगे वो थोड़ी सी समझना मुश्किल होता है थोड़ा सा, ठीक है, तो हो सकता है कि ना समझे, अगर ना समझे तो इट्स ओके। मैं देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस अगर नहीं भी समझा फॉर एग्जांपल, तो इट्स ओके यार, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज क्या, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, इसके पीछे का रीज़न क्या है, देखो, इसके पीछे अपनी माथा बच्ची नहीं करनी है, आपको डेरिवेशन सीखना है, आपको लिखने आना चाहिए एग्जाम में, बात खत्म। और इसका फॉर्मूले के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसके इसके फॉर्मूलेस के ऊपर बनते हैं, इसके फॉर्मूलेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूले के हिसाब से आता है न्यूमेरिकल। बहुत ज़्यादा डर के मतलब नहीं है कि आप अगर आपने सोचोगे कि नहीं समझा तो इट्स ओके, नहीं समझा तो नहीं आएगा, दिक्कत हो गई, ओके। ये जो मैं डॉट डॉट दिखा रहा हूँ ये करंट है, क्या है ये करंट है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहा है इसका, क्रॉस सेक्शन, फिर ये क्रॉस,
मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो मैग्नीफाइड लाइंस होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं, जाहिर सी बात है कि इस तरीके से कुछ जा रही होती है। एक काम करता हूँ, ग्रीन ग्रीन ले लेता हूँ, चलेगा, ग्रीन ले लेते हैं। तो ऐसे मैं मैग्नीफाइड लाइंस के ऐसे चार चार लाइन बनाऊंगा, ठीक है ना, चार, बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, चार बनाऊंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, सही है ना। इसको कॉपी कर लेते हैं फटाफट से। अब इसमें मैग्नीफाइड लाइन जो है उसकी उसकी जो डायरेक्शन है हम लोग मान लेते हैं कि वो डायरेक्शन इस तरीके से जा रही है। थोड़ा आगे मान लेता हूँ तो आसानी रहेगी। वो ऐसे जा रहे हैं मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये सोलेनॉइड ही है, कैसे देखो, ये समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर इस सेक्शन को आप अगर आप ऐसे कट करते हो, इस वायर को ध्यान से देखो, ये जो वायर लपेटा हुआ है, इस वायर को अगर आप ध्यान से देखें तो ये वायर ऐसे गया है पीछे से और ऐसे आ गया है इधर। तो अगर आप इसके नीचे देखेंगे तो जब जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, जब करंट ऐसे से फ्लो हो रहा है, तो जब वायर, देखो जब करंट ऐसे से फ्लो हो रहा है, देखो जब करंट, कैसे समझाऊं, हाँ ऐसे समझाता हूँ, करंट ऐसे गया है, करंट ऐसे से घूम रहा है। अगर आप करंट के मोशन को ध्यान से देखें तो जब ये करंट ऐसे आता है तो इधर बाहर की तरफ आ रहा है, और जब इसे गोल गोल घूम जाता है तो इधर अंदर की तरफ जा रहा है। इसको कट करने पे हमने यही लॉजिक लगाया कि जो ऊपर वाला सेक्शन है वो करंट बाहर की तरफ आ रहा है और नीचे वाले पे ऐसे आ रहा है, इसे क्रॉस सेक्शन, और अंदर मैग्नीफाइड लाइन ऐसे जा रही है। ये जो ग्रीन वाली है जो मैग्नीफाइड लाइन है, ये ग्रीन वाली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो बी की वैल्यू अपने को चेक करना है कि भाई बी की वैल्यू है कितनी, ठीक है, बहुत बढ़िया। बात देखो ध्यान से, क्या करेंगे, एम्पियर्स लूप का यूज करेंगे, एम्पियर्स लूप का सीधा सीधा एम्पियर लूप यूज करेंगे सर। क्या यूज करेंगे, एम्पियर्स लूप, डायरेक्ट एम्पियर लूप यूज करेंगे। एम्पियर लूप इतना ही मान लो, देखो मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये उतना काम का नहीं है, मतलब ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको अगर ये नहीं आया तो एग्जाम में अगर आप डेरिवेशन नहीं कर पाओगे, डेरिवेशन नहीं आएगा, आप समझ लो, मान लो कि इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे होता है, इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है। सवाल आएगा म्यू नॉट एन आई के फॉर्मूले से आएगा, फॉर्मूले सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड आता है क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ आता नहीं, ज़्यादा टेंशन मत लो, बढ़िया तरीके से करते हैं, मज़ा आएगा आपको, ठीक है, नो डाउट। तो थोड़ा चाहिए तो बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, थोड़ा थिक करना है तो थिक कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा थिकनेस बढ़ा लेते हैं सबकी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया सर, थिकनेस बढ़ा लिया थोड़ा सी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक, हाँ यहाँ पे एक ये ले लेते हैं, एक लूप ले लेते हैं, एक एम्पियर्स लूप, एम्पियर्स लूप ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एम्पियर्स लूप। थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी नहीं तो नहीं दिखेगा कुछ भी, बहुत बढ़िया। एम्पियर्स लूप लेते हैं, ये जो नारंगी वाला है वो क्या है, एम्पियर लूप है। अब इस एम्पियर लूप में ऐसे 4 पॉइंट लेते हैं, ये 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं पता है क्या, ऐसा सीधा सीधा ए बी सी और डी लिखते हैं, और इसको मैं ऐसे करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा दूसरे कलर से, कौन से कलर से लिखूँ, रेड, रेड सही रहेगा, रेड, रेड सही रहेगा ना, ए बी सी डी, चल डी ये बन गया। अरे डी क्यों नहीं बन रहा भाई, देखते डी बनता है कि नहीं, नहीं बन रहा, बना लेते हैं, टाइप कर लेते हैं खुद से, बना लिया भाई, नहीं बना तो बना लिया हमने, तो ब्रैकेट बन गया तो, हाँ ये बन गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अभी
ये पॉइंट ए यहाँ पे लगा देते हैं, ये पॉइंट बी यहाँ पे लगा देते हैं। कहीं भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बहुत बढ़िया सर, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। अभी सेंटर लूप की एक डायरेक्शन माननी है अपने को, एक डायरेक्शन मान ली, तो एक मानने वाली जो डायरेक्शन है, दिख रहा है कि नहीं कर रही है बराबर, हाँ एबीसीडी दिख रहा है सर, बहुत बढ़िया। एक मानने वाली जो डायरेक्शन होगी, उस मानने वाली डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं ना, कौन से कलर से दिखाऊं, ब्लू से दिखा देता हूँ, ब्लू से दिखा देता हूँ, करेक्ट। एक मानने वाली डायरेक्शन, इस एम्पियर लूप की जो डायरेक्शन है वो मान लेते हैं कि इस तरीके से एम्पियर लूप जा रहा है, यहाँ पे ये डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो आप, मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया, आपने आप कोई भी ले सकते हो, क्लॉकवाइज ले सकते हो, ठीक। अब जब मैं एम्पियर लूप लगाऊंगा, क्योंकि मुझे अंदर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैं जब एम्पियर लूप लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि इस एम्पियर लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी इस पॉइंट पे, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। जब ये मिल जाएगी तो वही सब सेम रहेंगे, लगभग लगभग सबके सब सेम रहता है ये सोलेनोइड में, सेम इंटेंसिटी के साथ, क्योंकि सेम करंट दौड़ रहा होता है ना, करंट ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे करंट अलग है अलग है। अच्छा, ये जो डॉट डॉट और क्रॉस मैंने दिखाया है वो करंट है बेसिकली, ये क्या है, ये करंट है, डॉट और क्रॉस जो दिखाया मैंने, ठीक है ना, इस बात को याद रखिए। सुनिए ध्यान से, अब आगे की बात करते हैं दोस्तों, कि जब मैं एम्पियर्स लॉ लगाऊंगा, अप्लाई एम्पियर्स लॉ, अप्लाई एम्पियर्स लॉ, तो जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा, लिखूंगा मैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, आई इनसाइड। आई इनसाइड पे तो कौन करंट है, जैसे मैं इस करंट की वैल्यू हमने आई मानी तो आई ही लिख देंगे हम लोग, नो डाउट। अब थोड़ा सा सेक्शन वाइज देखते हैं, थोड़ा सा आसान है भाई, डेरिवेशन आसान है, कोई बहुत फाड़ू डेरिवेशन नहीं है, आसान है, कोई टफ नहीं है, फाड़ू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़िया, इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। अब इस अंडरलाइन वाले पोर्शन से अपन थोड़ा सा, रब्बा मेहर करी जय जा मेहर करी, इस जन्म मिल जाए तो अगले जन्म मेरा प्यार करी, मेहर करी करी, इस जन्म मिल जाए अगले जन्म मेरा प्यार करी। देखिए यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, सुनिए यहाँ पे ध्यान से क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा, प्लस करेंगे भाई। चलिए ये थोड़ी सी पिंक लाइन को ऐसा करना पड़ेगा, तुम लोग वीडियो थोड़ा सा 1.25 पे देखना भाई, ऐसे नॉर्मल देखोगे पक जाओगे। जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है, जुदा हो के भी तू चली आती है। यहाँ पे क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा, यहाँ पे क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा, यहाँ पे क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, हाँ ना तो बोल दे यार, पक्की बात, बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग चालू है ना, माइक विक की बराबर वॉल्यूम सही है, बहुत बढ़िया सर, सब कुछ सही चल रहा है, सुंदर बात है। जुदा होके भी तो मुझ में कहीं बाकी है, इसको ऐड कर देंगे सर, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू म्यू नॉट
इंटू आई लिख देंगे हम लोग। क्या लिख देंगे इसको, हम लोग इसको लिख देंगे म्यू नॉट इंटू आई, क्योंकि आई ही परस्यू हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अब लिमिट लगाने की बारी आ गई है, लिमिट लगाने की बारी आ गई। जैसे ये ए से लेके बी तक के लिए ले लेते हैं, ये ए से लेके बी तक, ये सी, सॉरी, फिर बी से लेके सी तक, सी से लेके डी तक, डी से लेके ए तक, डी से लेके ए तक। देखो ए से लेके ए तक हुआ, मतलब लूप क्लोज है, मतलब लूप क्लोज है। और हमने माना है कि भाई, हमने क्या मान लिया कि मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है और तो करंट ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है, करंट, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जी सर जी। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, ध्यान से देखो, अगर ए से लेके जब मैं बी जाता हूँ, जब मैं ए से लेके बी जा रहा हूँ, देखो जब मैं, ये मेरा इमेजिनरी लूप है, ए से लेके बी मतलब ये एम्पियर्स लूप, एम्पियर्स लूप क्या है मेरा, ए से लेके बी, ये मेरा एम्पियर लूप है। एम्पियर लूप के टाइम पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, असली वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो ग्रीन लाइन है, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान से देखें तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही जा रही है? क्या जो असली वाली मैग्नेटिक फील्ड है बार, अरे ये क्या नाम है, सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रीन वाली लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी ही जा रही है? क्या वो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर जो है, बी वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब यहाँ पे पॉइंट बी, ऐसे लेके बी, इस सेक्शन में बी वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ही जा रहा है? ठीक है, अगर मैं छोटा सा लेंथ यहाँ पे ले लूँ, अगर मैं छोटा सा लेंथ यहाँ पे ले लूँ, डीएल, डीएल नाम की लेंथ ले लूँ, क्या डीएल वेक्टर की डायरेक्शन भी वही होगी? बिल्कुल, दोनों सेम डायरेक्शन में, क्योंकि ए से बी जा रहा हूँ, मतलब डीएल वेक्टर की डायरेक्शन इसी लेंथ। अगर मैं डीएल दिखाऊं या फिर एल ले लूँ, कुछ भी, ए से लेके बी मतलब एल ही होगा ना एक तरीके से। ये पूरा का पूरा लेंथ ए से लेके बी सेक्शन वो क्या है, उसका जो लेंथ है वो टोटल लेंथ क्या है, डीएल, एल, एल लेंथ है, और बी भी इधर जा रहा है, डीएल भी इधर जा रहा है, तो थीटा कितना है, 0। तो ए से लेके बी में थीटा अगर 0 है, थीटा यहाँ पर 0 है, तो जाहिर सी बात है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके बी तक बी डीएल आएगा, cos 0 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। अब क्या करते हैं, बी से लेके सी जाते हैं, बी से लेके सी, बी के सी वाले सेक्शन में अगर ध्यान से देखोगे तो बी यहाँ पर है, ध्यान से इस बात को समझ लेना, ये जो नारंगी है, जो ऑरेंज है, ये ऑरेंज ए से लेके बी, ये एम्पियर्स लूप की लाइन है। और उसी डायरेक्शन में, अगर एम्पियर लूप में मानता हूँ कि ए से लेके बी जा रहा है, उसी डायरेक्शन में कौन जा रहा है, एम्पियर लूप की जो डायरेक्शन है वो डीएल की डायरेक्शन है, कि भाई डीएल वेक्टर भी उधर ही होगा, ए से लेके बी, प्लस जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कौन है बताओ, वो मेरा ये ग्रीन वाली लाइन है, तो ग्रीन वाली लाइन भी उधर ही जा रहा है, तो बी और डीएल के बीच में एंगल थीटा 0 लिया, थीटा 0 लिया ए से लेके बी वाले सेक्शन में। अब मैं वापस से नारंगी बना देता हूँ, वापस से नारंगी बना लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ ए से लेकर के, सॉरी, बी से लेकर के सी तक, बी से लेकर सी तक क्या है मेरा, एम्पियर लूप है। मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अभी ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे जा रही है, ठीक है। डीएल सेक्शन किधर है, डीएल वेक्टर किधर है, डीएल वेक्टर ऐसे जा रहा है, डीएल वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो थीटा कितना, जो डीएल देखो ऊपर है, डीएल ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो थीटा एंगल 90 बन रहा है, थीटा 90, तो ये वाले सेक्शन में थीटा 90, cos 90 0, 0 हो गया, ठीक है। सी से लेकर डी तक, सी से लेकर अगर डी तक देखें ध्यान से, तो हमें अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उनकी बी की वैल्यू चाहिए, बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे है ही नहीं, बाहर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं भाई साहब, तो हमें सोलेनोइड के अंदर चाहिए, इनसाइड द सोलेनोइड, हमें बाहर नहीं चाहिए, तो बाहर सी से लेकर डी के लिए मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो बी की वैल्यू 0, यहाँ पे बी की वैल्यू, यहाँ पे बी की वैल्यू 0 है, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, बी की वैल्यू अगर 0 है, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू भी 0 होगी। और डी से लेके ए, डी से लेके ए, डी से लेके ए मतलब ये वाला, मतलब डी से लेके ए, वापस से वही नारंगी बनाओ, नारंगी, डी से लेके ए, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ए है, ग्रीन वाली मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ये इधर, ये जिधर जा रहा है उधर ही डीएल वेक्टर ले लो, डीएल वेक्टर ये नीचे, ये ऐसे, थीटा 90, यहाँ पे थीटा फिर से 90 है, cos 90 0, तो वापस से 0 हो जाएगा, पक्की बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो स्क्रीनशॉट ले लो तुम्हें, मैं वो सब रफ कर देता हूँ, ठीक है, मैं बोला ना आसान है, कुछ ज़्यादा है नहीं।
और इज इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ म्यू नॉट इंटू आई। क्या बच गया यहाँ पर, ध्यान से देखो तो बी बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके बी तक डीएल बचा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अगर बारीकी से ध्यान दें तो मैं लिख सकता हूँ कि बी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके बी तक क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। भाई ए से लेके बी तक, इस ए से लेके बी तक में ये पूरी लेंथ में एल मान लेता हूँ, मैंने डीएल माना था पहले भी, मैंने इंटीग्रेट किया ए से बी तक तो मुझे एल मिल जाएगा। तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन एल, म्यू नॉट आई अपॉन एल। ये आंसर हो गया, पर फाइनल आंसर अभी तक ये हुआ नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स, अगर एक चीज देखें बी की वैल्यू है, ठीक है ठीक है ठीक है, तो क्या करंट सिर्फ इतना ही करंट है क्या, सिर्फ यही 2-3 करंट है क्या? भाई लूप्स तो बहुत सारे होंगे जो वायर सोलेनोइड में लपेटा हुआ है। तो इसको अभी फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना होगा ना, एक चीज समझाना पड़ेगा तुम्हें, एक चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए। एक चीज देखो, जब मैं ये कहता हूँ कि जब ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है, जब ये स्ट्रेट वायर का अगर मैं 1 टन्स लिया, मैंने स्ट्रेट वायर को एक गोला बनाया, तो एन की वैल्यू नंबर ऑफ टन्स। अच्छा एक बात समझो यहाँ पर, नंबर ऑफ टन्स जो है उसको मैं बोलूंगा कैपिटल एन, इस बात को याद रखो, ठीक है। तो मैंने एन की वैल्यू 2 बना ली। अगर अभी इसी वायर को मैंने और लंबा वायर लाया, अगर इसी मैंने 2 गोले बनाए, ऐसे मैंने ऐसे मान लेते हैं, ऐसे मैंने 2 गोले बना लिए, ठीक है, मतलब एक गोला और 2 गोला, ऐसे ऐसे 2 गोले बना लिए, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर ऐसे से इसी वायर को ऐसे से एक गोला बनाया, फिर 2 गोला बनाया, फिर 3 गोला बनाया, 4 गोला बनाया, तो एन की वैल्यू तो 4 हो गई। ये बात समझ लो बारीकी से। एक बात समझो, जब गोला एक बना रहा था तो ये वाली लेंथ ना कोई फर्क नहीं पड़ता था इस लेंथ का। जब गोला 2 बनाया, 3 बनाया, 3 बनाया, देखो ये वायर अगर मैं ऐसे लपेटते ही जाऊं तो एन की वैल्यू तो बढ़ रही है, कैपिटल एन बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ ये एन की वैल्यू बढ़ रही है, और उसी के साथ साथ ये वाली लेंथ भी बढ़ रही है, ये वाला लेंथ भी बढ़ गया इस, क्योंकि जब मैं एक गोला बनाता हूं, तो सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स कहलाता है। एक गोला मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, कि मैंने कितना गोला घुमाया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ही जगह पे वो गोला घुमाते जाऊं, उसको एक ही जगह पे घुमाते जाऊं, तब तो कैपिटल एन ही लेना है मुझे हमेशा। सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत बारीकी सुन लो, बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते और इसी पे सवाल घूमता है सर। अगर मैं कोई वायर लेता हूँ और एक ही जगह पे उसी के ऊपर घुमाते जाऊँ, मोटा करते जाऊँ, तब तो बहुत ही मोटा एन बन जाएगा, नंबर ऑफ टन्स लूंगा उसको मैं, कि भाई बहुत बड़ा नंबर ऑफ टन्स ले लिया मैंने। बट अगर वो नंबर ऑफ टन्स लेते लेते, अगर मैं नंबर ऑफ टन्स से घुमाते घुमाते आगे बढ़ रहा हूँ, तो नंबर ऑफ टन्स तो बढ़ रहा है, कैपिटल एन तो बढ़ रहा है, पर लेंथ भी तो बढ़ रहा है, लेंथ भी तो बढ़ा, नंबर ऑफ टन्स बढ़ा, यहाँ पर नंबर ऑफ टन्स बढ़ा, पर नंबर ऑफ टन्स बढ़ने के साथ साथ लेंथ भी तो बढ़ा। लेंथ, कितने लेंथ में कितना नंबर ऑफ टन्स, एक रेशियो बन गया जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, जिसी को हम लोग स्मॉल सिंबल से स्मॉल एन से बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, स्मॉल एन से। जब भी मैं कहीं पे भी स्मॉल एन लिखूंगा तो स्मॉल एन का मतलब यही हमेशा होगा। स्मॉल एन का मतलब क्या होगा दोस्तों, इट इज नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट it is number of turns per unit length, it is number of turns per unit
इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन बाई स्मॉल। बहुत बढ़िया सर। अब क्या समझाना चाहते हैं, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे भी सोलेनॉइड में भी वही हुआ है ना, सोलेनॉइड में तो वही हुआ है, सोलेनॉइड वही सब है ना, वही सब तो है सोलेनॉइड में। तो बारीकी से ध्यान दें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। यू कैन राइट दिस इस बॉक्स में लिख सकता हूँ मैं कि अगर मैं इसको नंबर ऑफ टन से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि मेरे पास लेंथ तो आ गया, लेंथ पर्टिकुलर एक लेंथ कवर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं एक लेंथ तक देख रहा हूँ, मतलब इस लेंथ में जो जो वायर होंगे ऐसे ऐसे लपेटे होंगे, तो एक पर्टिकुलर लेंथ देख रहा हूँ, इसलिए इस लेंथ ये एक एल आ गया है। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ टर्न से, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन एल। और क्या हो कि मैं इसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दूं कैपिटल एन से, तो जाहिर सी बात है कि कैपिटल एन बाई स्मॉल एल इज इक्वल टू स्मॉल एन। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, इनसाइड सोलेनॉइड, इनसाइड सोलेनॉइड, हाँ इनसाइड सोलेनॉइड करेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड स्मॉल एन, देयर म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। ठीक, बहुत बढ़िया। एक केस आ सकता है इसमें, याद रखो इसको, एक केस आ सकता है इसमें, एक केस क्रिएट किया जा सकता है जिसे मैं कहता हूँ ऐसा, इस तरीके से। वो सोलेनॉइड वापस से एक बार बनाना पड़ेगा, फट से बना लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे। इसको फट्टे से कॉपी किया, इसको फट्टे से यहाँ पे उतार दिया, यहाँ पे करंट बाहर आ रहा है, 3 4 दिखाते हैं, यहाँ पे क्रॉस, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस। फिर उसके बाद समझा, अब ऐसे 3 बनाता हूँ, 3 बनाता हूँ। ये देख, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गई। ध्यान सुनिए, अगर बारीकी से ध्यान दें, बारीकी से ध्यान से समझें इस बात को, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ऐसे जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर इस पॉइंट पे, 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 एक इसका कॉपी बना के रखते हैं। ये बोलने से पहले इसका कॉपी बना के रखते हैं, ये भी वापस बनाना पड़ेगा अपने को, एक कॉपी बना के रखते हैं। एक कॉपी समझाता हूँ मैं तुम्हें, हाँ कॉपी नहीं लेना था इस बार। बात समझो, अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितनी है, इस पॉइंट पे, 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 कितनी है, कितनी है, कितनी है, कितनी है, कहीं भी पूछ सकता है ना भाई। तो हर जगह, लगभग लगभग हर जगह, हालांकि इसका प्रूफ के थ्रू हम लोग समझा सकते हैं, पर बुक में नहीं दिया हुआ है, तो याद रखो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर लगभग लगभग हर जगह सेम है, म्यू नॉट एन आई ही होती है, सिर्फ एक जगह चेंज होती है। कहाँ पे चेंज होगी देखो ध्यान से। कल को अगर के किसी ने पूछ लिया कि एक बात बताए, चल ठीक है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर म्यू नॉट एन आई चल रहा है, सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड म्यू नॉट एन आई चल रहा है, हर पॉइंट पे म्यू नॉट एन आई चल रहा है, लगभग लगभग हर जगह म्यू नॉट एन आई चल रहा है। एक बात बता, ठीक है, मैं एक बात बता, मेरा एक सवाल है, अगर मैं एंड पॉइंट पे आ जाऊं, अगर मैं अपने पे आ जाऊं और मैं बोलूं कि ना भाई मेरे अंदर बहुत नखरा है, क्या है, बहुत नखरा है, और मेरे को सिर्फ ये जो एंड पॉइंट है ना, ये जो ग्रीन से मैं बना रहा हूँ, ये जो ग्रीन से मैं बना रहा हूँ ना, ग्रीन से ये जो ग्रीन लाइन बना रहा हूँ मैं, ये जो एंड पॉइंट्स है ना, एंड टर्मिनल्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, अंदर तो म्यू नॉट एन आई चल रहा है, एंड पे जैसे ही आओगे ना भाई साहब, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड एट एंडिंग पॉइंट्स ऑन द ऑफ द सोलेनॉइड विल बिकम हाफ। ये डायरेक्टली याद ही हो जाएगी सर,
बिकम हाफ, म्यू नॉट एन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, एंड पे आधा हो जाएगा। अंदर क्या चल रहा है, अंदर किसका राज चालू है, अंदर म्यू नॉट एन चल रहा है, अंदर म्यू नॉट एन चालू है, सिर्फ एंड पे आधी हो गई, म्यू नॉट एन बाई 2, म्यू नॉट एन बाई 2, म्यू नॉट एन बाई 2 के बात समझ में आ गई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ ना तो बोलो यार पक्की बात, अरे श्योर। देखो यार स्क्रीनशॉट ले लो यार बढ़िया तरीके से, ये एम्पियर्स लॉ था, ये तो स्टार्टिंग से मैं दिखा देता हूँ सब। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किया था, मैंने फील्ड लाइंस के बारे में बताई थी बात, क्वेश्चन क्रिएट किया, फिर एम्पियर्स लॉ यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है बहुत बढ़िया, एम्पियर्स लॉ यहाँ से हुआ, ठीक है बहुत बढ़िया। दूसरा फिर ये स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, ठीक है यार। ये वाइट वाला कलर एग्जैक्ट दिख रहा है नहीं है ना यार, कलर में थोड़ी दिक्कत हो गई है, ठीक है हम लोग करेंगे बाद में इसको सही, ठीक है बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया, ये देख लो, ठीक है सर बहुत बढ़िया, सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। फिर सोलेनॉइड के बारे में, तो फाइनली हमने बहुत सारी बातें कर ली सोलेनॉइड, और ये सारी बातें बहुत सारी बातें कवर कर ली पूरी तरीके से। मान लो चैप्टर 60% हो चुका है, 50 से 60% हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे मैग्नेटिक फोर्स के साथ, 2-3 डेरिवेशन और बच्चे में, फिर उसके बाद साइक्लोट्रॉन, फिर खत्म, चैप्टर खत्म हो जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, न्यूमेरिकल के साथ में चैप्टर खत्म हो जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले अध्याय में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।